गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विश्वविद्यालय और मानवतावाद। पिछली कक्षा में हमने इटली में स्थापित हुए नगरों के बारे में जाना, उनके पीछे क्या कारण रहे उनके बारे में जाना, रेनीसा शब्द के बारे में, रेनीसा व्यक्ति के बारे में जाना और एक नई संस्कृति का उदय हुआ जिसका नाम था मानवतावादी संस्कृति। आज हम विश्वविद्यालय और मानवतावाद से अपने इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। रीज़न है कि जो मानवतावाद है वो इटली में क्यों आया। सबसे पहले उसके लिए सबसे बड़ा इफेक्ट था विश्वविद्यालयों का निर्माण। जो इटली है उसके अंदर 11वीं शताब्दी के आसपास बड़े बड़े विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ, लेकिन इन विश्वविद्यालयों के अंदर जो अध्ययन का जो केंद्र बिंदु था वो केवल विधि शास्त्र था। क्या था? विधि शास्त्र। विधि शास्त्र क्यों था? उसका रीजन था, हमने पिछली कक्षा में बात की थी, नगरों का जो उत्थान था उसका सबसे बड़ा रीजन था व्यापार। और व्यापार से किसका उदय हुआ था? बंदरगाह नगर का, नगरों का उत्थान हुआ था। इस व्यापार को करने के लिए कुछ क्रियाकलाप होते थे, कुछ दस्तावेज होते थे जिनको कानूनी रूप देना जरूरी था। बहुत ज्यादा आवश्यकता होती थी इन क्रियाकलाप को कंप्लीट करने के लिए, व्यापार और वाणिज्य के लिए। इसलिए उन्हें नोटरी की आवश्यकता पड़ती थी। किसकी आवश्यकता पड़ती थी सबसे ज्यादा? नोटरी की और वकीलों की। नोटरी व वकीलों की। इसलिए पढ़ने वाले विद्यार्थी नोटरी और वकीलों के व्यवसाय को अपनाने के लिए विधि शास्त्र, कानूनों का अध्ययन करते थे और बिना नियमों के लिखे, बिना समझौता किए, उनकी व्याख्या किए व्यापार करना संभव नहीं था। इस कारण सबसे ज़्यादा जो प्रिय विषय था वो कौन सा था? कानून का अध्ययन। जो विश्वविद्यालय थे वो किसके ऊपर जोर देते थे? कानून के अध्ययन के ऊपर जोर दिया जाता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पर कानून का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, रोमन संस्कृति में बदलाव आया और वो रोमन संस्कृति के अंदर बदलाव लेकर के आने वाले व्यक्ति का नाम था फ्रांसिस्को पेट्रार्क। फ्रांसिस्को पेट्रार्क उसने इस परिवर्तन का जो है प्रतिनिधित्व किया और उसने ये बात बताई कि यदि यूनानियों और रोमनों के वास्तविक जो सभ्यता थी प्राचीन काल में, अगर हमें उसका अध्ययन करें तो उसके माध्यम से हम इन दोनों देशों के इतिहास को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और वो तभी संभव है जब क्या किया जाएगा? जो प्राचीन जो लेखक हैं, कौन है? प्राचीन लेखक, उनकी जो रचनाएं हैं उनका अध्ययन किया जाए और एक ऐसा जो है शिक्षा का कार्यक्रम तैयार किया जाए
जो इन सारी चीज़ों को जाने। और हमें केवल जो है धार्मिक जो है शिक्षण नहीं करना है, क्योंकि धार्मिक शिक्षण से हम इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं जान सकते। इसलिए एक नई संस्कृति का उदय हुआ था जिसके बारे में हमने जाना, मानवतावादी संस्कृति। तो विश्वविद्यालयों के अंदर फ्रांसिस्को पेटारक के सहयोग से या उसकी दृढ़ निश्चयता से या उसके आलेख की वजह से एक नई संस्कृति का जन्म हुआ। और उस नई संस्कृति को लोगों ने, उस समय के जो इतिहासकार थे, उसने किसका नाम दिया? मानवतावाद का। यानी कि मानव के बारे में विचार विमर्श किया जाए। किसके बारे में विचार किया जाए? मानव के बारे में। मानवता जो वाद है, इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? ह्यूमनिटिज्म कहते हैं इसको। और ये जो शब्द है ये लैटिन भाषा के हुमनिटास शब्द से निकला है। किससे निकला है? हुमनिटास, जिसका अर्थ होता है मानव का अध्ययन। और इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले रोम के अंदर एक व्यक्ति था जो वकील भी रहा है, सिसरो, उसने उपयोग किया। कई बार ये प्रश्न आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें कि जो मानवतावाद जो शब्द है, हुमनिटास जो शब्द है, उसका जो उपयोग है सबसे पहले जो है किसने किया? वो किसने किया था? सिसरो ने किया था। और 15वीं शताब्दी के अंदर ये जो मानवतावादी जो शब्द है उन अध्यापकों के लिए उपयोग हुआ करता था जो क्या करते थे? व्याकरण पढ़ाते थे या अलंकार शास्त्र के बारे में बताते थे, कविता, इतिहास, नीति शास्त्र, इन सभी के बारे में पढ़ाते थे। उनके लिए जो है मानवतावादी शब्द जो है प्रयुक्त होता था। और जो सिसरो है, कई बार ये प्रश्न आ जाता है, नोट कर लेना आप, जो सिसरो है वो किसके समकालीन था? सिसरो किसके समकालीन था? तो रोम के अंदर एक बहुत प्रसिद्ध जो है सम्राट हुआ है जिसका नाम था जूलियस सीजर। क्या नाम था? जूलियस सीजर। उस जूलियस सीजर का जो है समकालीन कौन था? सिसरो था। तो यहां मानवतावादियों ने किसके ऊपर वार्तालाप नहीं की? धर्म के ऊपर वार्तालाप न करते हुए किसके ऊपर बल दिया? मानव कौशल पर। मानव कौशल के ऊपर बल दिया कि मानव के अंदर कौन कौन सी कौशल को अंग्रेजी में कहते हैं स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जोर दिया, ताकि मानव का क्या किया जाए? बौद्धिक विकास किया जाए। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है भूमिका निभाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? पेटारक था। और पेटारक फ्लोरेंस में रहता था। कहाँ रहता था? कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि पेटारक जो है वो कहाँ रहता था। तो कहाँ रहता था? फ्लोरेंस। और फ्लोरेंस में ही क्या था? एक विश्वविद्यालय था। तो वहीं पर ये जो है पढ़ाते थे, वहीं पर ये पढ़ाते थे। उसके बाद में धीरे धीरे ये विचार प्रसिद्ध होता गया। और इस प्रसिद्धि के अंदर जो फ्लोरेंस था वो शहर भी बहुत विश्वविख्यात हुआ। और उसको विश्वविख्यात बनाने में दो महत्वपूर्ण आदमियों का हाथ था। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आप यहां ध्यान से देखेंगे उनको। दांते अलीगहियरी, ये धर्म संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं थे किसी भी,
बट फिर भी उसने अपनी कलम किसके विषयों पर चलाई थी? धार्मिक विषयों पे। दूसरा जो व्यक्ति आता है कलाकार जोटो, इंपॉर्टेंट है यह पर्सन भी, क्योंकि कई बार आ जाता है कि जीते जागते जो रूप चित्र है वो किसने बनाए पहली बार, तो वो जोटो ने बनाए थे। जीते जागते रूप चित्र का मतलब ये होता है कि वो एक ऐसे चित्रों का निर्माण करता था, उनमें ऐसे रंग भरता था, जो चित्र वो बनाता था उसके जो चेहरे के जो आवेश होते थे वो ऐसे होते थे कि आम व्यक्ति जब उस चित्र को देखता था तो यूं लगता था कि जैसे ये चित्र जीवित है। तो जीते जागते जो है रूप चित्र उसने बनाए थे, क्योंकि पहले वाले जो होते थे वो बेजान होते थे, केवल चित्र मात्र होते थे, उनके अंदर इस प्रकार की कोई भी भावनात्मक ये संवेग जो है दिखाई नहीं देते थे। तो इसके बाद में धीरे धीरे इन दो व्यक्तियों के प्रयत्नों से धीरे धीरे जो है जो फ्लोरेंस है वो क्या हो गया, इटली का सबसे जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में जाने लगा और कलात्मक कृतियों के सर्जन का केंद्र बन गया। और रेनेसांस व्यक्ति शब्द का प्रयोग उस मनुष्य के लिए किया जाता है, ये पीछे की कक्षा में मैंने आपको बताया था, जिसमें अनेक रुचियां हो, अनेक हुनर में उसे महारत हासिल हो। तो पुनर्जागरण के काल में अनेक महान लोग हुए जो अनेक रुचियां रखते थे, कई कलाओं में कुशल थे। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति विद्वान था, कूटनीतिज्ञ था, धर्मशास्त्र था और कलाकार हो सकता था। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। जो इतिहास है उसको मानवतावादी दृष्टिकोण के तरीके से समझा गया। लोगों ने इतिहास के महत्व को समझना शुरू कर दिया यहां पर, और वो दृष्टिकोण जो उभर के आया वो आया था कि जो रोमन साम्राज्य जो टूट गया था उसके कारण इटली जो है किसमें चला गया था? अंधकार में चला गया था। किसमें चला गया था? अंधकार में। इस कारण उस युग को किसके नाम से जाना गया था? अंधकार युग। अंधकार युग का मतलब होता है कि अंधेरा छा जाना हर तरफ, कहीं भी विकास ना होना, ना व्यापार में, ना वाणिज्य में, ना शिक्षा में, ना धर्म में, ना कृषि में, ना तकनीक में, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का क्या ना होना, विकास ना होना। लेकिन जो मानवतावादी जो दृष्टिकोण था लोगों का, जो पहली बार इन विश्वविद्यालयों के अंदर पेटारक के कारण आया, उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा युग नहीं होता जहां पर मानव क्या नहीं करता? विकास नहीं करता। मानव हर युग में क्या करता है? विकास करता है। और इसलिए किसी भी युग को अंधकार युग कहने का कोई भी औचित्य नहीं बनता। फिर यहीं पर एक नया यूरोप के अंदर जो 14वीं जो शताब्दी थी, यहां पर एक नए युग का क्या हो रहा था? प्रारंभ हो रहा था। और वो युग था इतिहास को मानवतावादी दृष्टिकोण से क्या करना? पढ़ना। रोमन साम्राज्य का जो पतन हो गया था उसके लिए उन्होंने 1000 जो है सालों का इस्तेमाल किया। आप यहां पर देखेंगे, ये देखिए कि मध्य युग में चर्च के लोगों की सोच को जकड़ रखा था। जैसे ये पाठ स्टार्ट हुआ था मैंने आपको बताया था कि नगरों की हवा स्वतंत्र बनाती है। उससे पहले राजा और चर्च का मानव के जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव था, वो उनकी सोच से बाहर नहीं निकल पाते थे। इसलिए जैसा चर्च ने कह दिया उन लोगों ने वैसा ही क्या कर दिया? बिलीव कर लिया। तो चर्च ने ये सारी की सारी जो अवधारणाएं थी वो समाज में फैलाई थी। लेकिन अब जो है ये जो चीज़ें हैं वो यूनान और रोमवासियों का समस्त ज्ञान जो था वो उनके दिमाग से क्या हो गया था? निकल गया था। वो केवल उनकी परंपराओं को ही सारा संसार मान रहे थे, उसी ज्ञान को सारे ज्ञान का क्या मान रहे थे? केंद्र बिंदु मान रहे थे। तो यहाँ मानवतावादियों ने आधुनिक शब्द का जो प्रयोग किया है वो 15वीं शताब्दी में शुरू होने वाले काल के लिए किया। और मानवतावादियों और बाद के विद्वानों ने फिर अपना जो कालक्रम बताया वो हम देखेंगे यहाँ कि जो 15वीं से जो 14वीं शताब्दी है वो मध्य युग है। 15वीं से 14वीं शताब्दी को किसके युग का नाम दिया? मध्य युग का। जबकि 5वीं से जो 9वीं शताब्दी थी उसको चर्च ने क्या माना था? अंधकार युग। यानी कि अंधकार युग को समाप्त कर दिया उन्होंने कहा कि मानव का जन्म चाहे किसी भी युग में हो रहा हो, उसने कोई न कोई विकास किया है। अगर आज हम यहाँ पर विकसित अवस्था में अगर खड़े हैं तो उसके पीछे प्राचीन काल के मानव का बौद्धिक संघर्ष है। आज अगर हम हाथ से लिख पा रहे हैं, आज अगर हम पाँव से लिख पा रहे हैं, तो उसके पीछे मानव का कर्मिक विकास है। तो हम किसी भी युग को क्या नहीं कह सके?
कि अंधकार नहीं कह सकते कि मानव ने कोई भी विकास नहीं किया। तो इसलिए उसने इसको किसका नाम दिया? मध्य युग का। और उसके बाद 9वीं से 11वीं शताब्दी को आरंभिक मध्य युग, 11वीं से 14वीं शताब्दी को उत्तर मध्य युग, और 15वीं शताब्दी से आगे को क्या बोला गया था? आधुनिक युग। तो हाल ही के अंदर अनेक जो इतिहासकार थे वो कहने लगे कि ये काल विभाजन भी ठीक नहीं है। इस काल में जो है यूरोप के बारे में जैसे जैसे शोध और खोज आगे बढ़े तो वैसे वैसे विद्वानों ने शताब्दियों की सांस्कृतिक समृद्धि और असमृद्धि को आधार मान करके तीक्ष्ण विभाजन करने में क्या जताई थी? दुविधा, कि किसी भी काल को हम क्या नहीं कह सकते, अंधकार युग की जो संज्ञा है देना वो उचित नहीं है। ये बहुत बड़ा अनुचित कार्य है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट्स आता है वो आता है विज्ञान और दर्शन। विज्ञान और दर्शन, अरबियों का योगदान। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि जो अरबी लोग थे, अरबी जो मध्य एशिया से आगे का क्षेत्र था जहाँ वर्तमान के अंदर ईरान, इराक, सऊदी अरब, यूएई, ये वर्तमान राज्य आते हैं। यहाँ पर एक साम्राज्य का उदय हुआ था, इस्लाम साम्राज्य। और इस्लाम साम्राज्य के बाद यहाँ पर एक नई भाषा का प्रादुर्भाव हुआ था और उस भाषा का नाम था अरबी। और यहाँ रहने वाले जो लोग होते थे वो इस अरबी भाषा का इस्तेमाल करते थे, इसलिए उनको क्या बोला गया था? अरबी लोग बोला जाता था। और ये बहुत बुद्धिजीव होते थे। क्या होते थे? बहुत बुद्धिमान ये लोग थे। इन्होंने विज्ञान और दर्शन के ऊपर बड़ी बड़ी पुस्तकों की क्या की? रचना की। और ये रचनाएं तो साथ थी ही थी, उसके बाद में इन लोगों की एक काबिलियत थी अनुवाद करने की। और यही वो काबिलियत थी जिसने लोगों के सामने यूनान का, प्राचीन जो है रोम का, अरबियों का जो ज्ञान था वो विश्व के सामने प्रदर्शित किया। अनुवाद का मतलब हम सभी समझते हैं, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ कि अनुवाद किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के ग्रंथ को अन्य भाषा में बदलना, अर्थात जैसे कि ट्रांसलेट करना जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। कई बार हम कहते हैं हिंदी में कोई सेंटेंस लिखते हैं और हम कहते हैं कि इसको इंग्लिश में क्या कीजिए? आप ट्रांसलेट कीजिए। तो इसी प्रकार अरबियों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था कि उन लोगों ने क्या किया? 14वीं शताब्दी में क्या किया था? 14वीं शताब्दी में जो यूनानी लेखक थे, लेखक की जो कृतियां थी उनका अनुवाद किया। कौन लोग थे? बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। प्लेटो, अरस्तु, सकरात, अफलातून, ये महत्वपूर्ण बुद्धिजीवी थे जिन्होंने प्राचीन काल के अंदर बहुत महत्वपूर्ण जो है पुस्तकें लिखी। जैसे मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ, बहुत बार ये पूछी जाती है। प्लेटो की कृति थी द रिपब्लिक, बहुत महत्वपूर्ण रही है। अरस्तु द पॉलिटिक्स, बहुत महत्वपूर्ण कृतियां हैं ये विश्व इतिहास की। तो उनके अंदर जो चीज लिखी गई थी, और ये दोनों ही दार्शनिक पुस्तकें थी। क्योंकि ये दोनों ही व्यक्ति क्या थे? दार्शनिक थे।
दर्शन का इनको बहुत गहरा ज्ञान था। तो ये जो अनुवादक थे अरबी के, इन लोगों ने जब उन कृतियों को लिखा, उनके ज्ञान से जो है उस समय के लोगों ने प्रेरणाएं ली। इसके अलावा अरबी लोगों ने किस किस के ऊपर लिखा हुआ था? प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान और रसायन। यहीं के ऊपर टोलेमी एक बहुत बड़ा भूगोलवेत्ता हुआ है, उसकी एक पुस्तक है अलमजेस्ट। ये खगोल शास्त्र के ऊपर है और पूर्व में ये यूनानी भाषा के अंदर लिखा गया था और बाद में अरबी में इसका क्या हुआ? अनुवाद हुआ। और अरबी भाषा का जो अल शब्द है, ये अलमजेस्ट है, इसके अंदर एक शब्द है अल, ये अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। और जब इसको प्रकाशित किया गया तो किसके नाम से प्रकाशित किया था? खगोल के ऊपर लिखी गई पुस्तक को अलमजेस्ट के नाम से। तो अलम प्लस में मजेस्ट, ये जो दोनों शब्द हैं, इसके अंदर जो अल जो शब्द आया है, ये किसका है? अरबी भाषा का शब्द है। बाकी का शब्द जो है वो किस भाषा का है? यूनानी का है। तो ये दोनों के संबंधों को यहां पर दर्शा रहा है। इससे ये साबित हो रहा है कि किस प्रकार अरबी के लोगों ने यूनानी जो ज्ञान है उसको लोगों के सामने क्या किया था? प्रचारित किया था। और अरब क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे, इनको क्या माना जाता था? मुस्लिम कहा जाता था। पहली बार जो है मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल इन लोगों के लिए किया गया था, क्योंकि मुस्लिम कोई धर्म नहीं है। मुस्लिम कोई धर्म नहीं है। मुस्लिम वो लोग थे जो इस्लाम धर्म को क्या करते थे? मानते थे। तो जो अरबी जो लोग थे, उनको जो इतालवी जो लोग थे, इटली में रहने वाले जो लोग थे, वो बहुत ज़्यादा क्या मानते थे? ज्ञानी मानते थे। उसमें एक व्यक्ति का नाम आता है, देखिए कि अरबी के जो हकीम और मध्य एशिया के बुखारा के दार्शनिक इब्न सीना, इसे जो लातीनी भाषा है उसमें क्या बोला जाता था? यूसीना। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि इब्न सीना को लैतीनी भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो एविसीना के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर जो है एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक थी आयुर्विज्ञान विश्वकोश, उसको लिखा था अलराजी। किसने लिखा था? अलराजी। और ये भी कहाँ के थे? अरबी थे। कहाँ के थे? अरबी थे। इसके अलावा जो है स्पेन के अंदर अरबी जो दार्शनिक थे इब्न रुशद, उसने दार्शनिक ज्ञान यानी कि फेलसुफ और धार्मिक विचारों के बीच जो तनाव थे उनको सुलझाने की चेष्टा भी की। और उनकी जो पद्धति थी उसको ईसाई चिंतकों ने भी क्या किया था? अपनाया था। यहाँ पर हम देखेंगे एक, ये देखिए, इन व्यक्तियों के नामों को यूरोपीय वर्तनी ने बाद की पीढ़ियों को यह सोचने पर क्या कर दिया था? कि मजबूर कर दिया कि वो क्या थे? यूरोपीय लोग थे। जो आने वाली जो पीढ़ी थी इस वर्तनी के बाद, वर्तनी का मतलब था कि इन लोगों के जो नाम है वो चेंज हो गए। आप ये देखिए, यूसीना, ये वर्तनी जो लिखने का जो ढंग था, शुद्धि और जो अशुद्धियां होती थी। तो जब इब्न सीना नहीं लिखा गया, इब्न सीना लिखा गया, तो इन लोगों को ये महसूस हुआ कि ये लोग यहीं के थे। तो मानवतावादी जो लोग थे, जो मानवतावादी लोग थे, वो क्या करते थे? जो बात होती थी वो सभी व्यक्तियों तक पहुंचाने का प्रयत्न करते थे। इसलिए जो विश्वविद्यालयों के अंदर जो पाठ चर्चा पर कानून होता था, आयुर्विज्ञान है या वो धर्मशास्त्र का क्या रहा था? दबदबा रहा था। शुरुआती दौर के अंदर किसका दबदबा था? हमने जैसे ये पॉइंट हमारा स्टार्ट हुआ था विश्वविद्यालय और मानवतावाद, तो हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा जो यूटिलाइजेशन होता था वहाँ किसका होता था? कानून का होता था। धर्म का वहाँ पर प्रचलन था। लेकिन फिर भी जो है मानवतावादी विषय धीरे धीरे कहाँ पर पढ़ाया जाने लगा? स्कूलों में जो है पढ़ाया जाने लगा। और ये सिर्फ जो है इटली में नहीं है, पूरे यूरोप के अन्य देशों में भी हुआ। यानी कि मानवतावाद जो है वो एक पाठ्यक्रम के रूप में कहाँ पर पहुँच गया था? इटली के स्कूलों तक पहुंचा पाठ्यक्रम के अंदर। और लोगों ने हुमनिटास यानी कि मानवतावादी शब्द का अध्ययन करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो है कलाकार और यथार्थवाद। कलाकार का मतलब हमने पहले भी जाना था कि जो व्यक्ति अपने कौशल के द्वारा, जो व्यक्ति अपने कौशल के द्वारा किसी भी कला का जो है प्रदर्शन करता है, अपने कौशल द्वारा किसी भी कला का प्रदर्शन करता है, उसको हम क्या कहते हैं? कलाकार कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति चित्र बनाता है
तो उसका कौशल क्या है? चित्र निर्माण। तो वो क्या है? कलाकार। एक व्यक्ति मूर्ति बनाता है, उसका कौशल क्या है? मूर्ति बनाना, हस्त कौशल है उसका, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? मूर्तिकार कहते हैं। एक व्यक्ति इतिहास का लेखन करता है, उसको क्या बोला जाता है? इतिहासकार बोला जाता है। एक व्यक्ति दर्शन पर लिखता है, उसको दार्शनिक कहा जाता है। तो ऐसे ही कुछ कलाकारों का जो है उदय हुआ, जो चित्र और मूर्तियों का क्या करते थे? निर्माण करते थे। उसके अंदर उस समय की जो मानवतावादी जो गतिविधि होती थी उनको दर्शाया जाता था। वो अपने चित्रों के माध्यम से विचारों को क्या करते थे? आकार प्रदान करते थे। विचारों को क्या करना? आकार प्रदान करना। जैसा कि हमने 10वीं के अंदर आर्मेनिया और जर्मेनिया के बारे में पढ़ा था। महिलाओं के चित्र प्रकाशित किए जाते थे जर्मनी और फ्रांस में, जो स्वतंत्रता के प्रतीक होते थे। हालांकि उन चित्रों के जरिए ही स्वतंत्रता के विचार को प्रचारित किया जाता था। किसके विचार को प्रचारित किया जाता था? स्वतंत्रता के। लेकिन किसके माध्यम से? चित्र के माध्यम से। तो इसका मतलब क्या था कि जो उस समय की जो वैचारिक प्रादुर्भाव था उसको क्या किया जाता था? चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता था। उन लोगों को ही हम क्या बोलते थे? कलाकार बोलते थे। सेकंड जो हमारे पास यहाँ शब्द है वो है यथार्थवाद। यथार्थवाद को अगर अर्थ देखेंगे तो इसका अर्थ होता है वास्तविक, रियलिटी। यथार्थ दो प्रकार के शब्द होते हैं। एक तो होता है कोई भी चित्र हम बनाएं तो काल्पनिक हो, जिसमें सिर्फ कल्पना की जाए, उसका वास्तविकता से कोई भी मिलन नहीं होता। कुछ चित्र ऐसे होते हैं जिनका वास्तविकता से क्या होता है? संबंध होता है। ऐसे चित्रों को क्या बोला जाता है? यथार्थवादी चित्र। और यहाँ इस टाइम के जो ये कलाकार थे उन्होंने यथार्थवाद को अपना विषय बनाया। किसका विषय बनाया? यथार्थवाद को। आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए कि कला, वास्तुकला और ग्रंथों ने मानवतावादी विचारों को फैलाने में क्या की थी? प्रभावी भूमिका निभाई थी। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के नाम के बारे में हम जानेंगे, माइकल एंजेलो। किसके बारे में जानेंगे? माइकल एंजेलो। और कई बार जो उसके चित्र का नाम आ जाता है, ये देखिए यहाँ एक चित्र का नाम दिया गया है। यहाँ किसका नाम दिया गया है? एक चित्र का जो है नाम दिया गया। आप इसको बहुत आसानी से यहाँ देख सकते हैं, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, देखिएगा आप ध्यान से। द पाइटा, माइकल एंजेलो बुआनारोती इसका पूरा नाम था। और इसने जो है मैरी को, ये जो महिला आपको चित्र में दिखाई दे रही है इसका नाम क्या है? मैरी है। और ये व्यक्ति जो इसकी भुजाओं में आपको दिखाई दे रहा है ये ईसा मसीह है। कौन है? ईसा मसीह है। तो मैरी को ईसा के शरीर को धारण करते हुए जो है क्या है? दिखाया गया है। तो पहले के जो कलाकारों ने जो चित्र बनाए थे उन चित्रों का अध्ययन से जो है इन कलाकारों को क्या मिल रही थी? प्रेरणा मिल रही थी। और जो रोमन संस्कृति के जो भौतिक अवशेष थे, जो इमारतों की दीवारों के ऊपर चित्रों के रूप में लिखे गए थे, उनकी फिर बड़ी उत्सुकता के साथ क्या की गई थी? खोज की गई थी। जितनी उत्सुकता के साथ किसकी खोज की गई थी? प्राचीन ग्रंथों की। रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था 1000 साल पहले, फिर भी लोगों ने क्या किया? जो प्राचीन जो रोम है और उनके उजड़े हुए जो नगर के खंडरों से इन कलात्मक वस्तुओं को खोज के निकाला। और अनेक शताब्दियों पहले जो आदमी और औरतों की जो मूर्तियां बनी हुई थी उनको अब आदर से देखा जाने लगा। और इतालवी जो वास्तुविद होते थे जिन्होंने इन वस्तुओं का निर्माण किया था, उन चित्रों का निर्माण किया था, उनको जो है प्रोत्साहित किया गया। और एक व्यक्ति का नाम यहाँ आ रहा है, देखो, दानातल्लो ने सजीव मूर्तियां बनाकर नई परंपरा क्या कर दी? फिर कायम कर दी। और कलाकारों के अंदर हूबहू मूल आकृति जैसी मूर्तियां बनाने की चाह को वैज्ञानिकों के कार्यों से सहायता मिली। वैज्ञानिकों के कार्य से सहायता क्या मिली? जो नरकंकाल होते थे उनका अध्ययन करने के लिए कलाकार कहाँ पर जाने लगे? आयुर्विज्ञान कॉलेज की प्रयोगशालाओं में गए। कि जो नरकंकाल है, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है मानव का, उसका अध्ययन करने के लिए आयुर्विज्ञान कॉलेज की जो प्रयोगशालाओं में इन व्यक्तियों को जाने की इजाज़त मिल गई। और उसी में बेल्जियम मूल के आंड्रिसियस वेसेलियस, जो पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे, ये वो पहले व्यक्ति थी जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीर फाड़ की, जिसे हम सर्जरी कहते हैं, ऑपरेशन जो किया जाता है। तो मानव के शरीर को समझने के लिए पहली बार इसने
चीर फाड़ की थी, और इस प्रक्रिया को क्या बोला गया था? शरीर क्रिया विज्ञान। कई बार ये प्रश्न आ जाता है, शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या समझते हैं? तो फिर हम क्या कहेंगे कि सूक्ष्म परीक्षण करने के लिए मानव का जो शरीर है उसके साथ जो चीरफाड़ की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? शरीर के ऊपर की गई क्रिया का विज्ञान। ये नाम से ही जो है पूर्ण हो रहा है यहां पर। ये देखिए, पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था, एक व्यक्ति का नाम था लियोनार्दो दा विंची। उसके मैंने आपको दो चित्र बताए थे, मोना लिसा, और दूसरा कौन सा बताया था मैंने आपको? द लास्ट सपर। और मोनालिसा की पेंटिंग तो पूरी विश्व प्रसिद्ध है, जिसने इस व्यक्ति को क्या कर दिया? हमेशा के लिए अमर कर दिया। जब तक ये विश्व रहेगा, इस विश्व के अंदर जब तक एक मानव जीवित रहेगा, वो मोनालिसा की पेंटिंग के लिए किसको याद करेगा? लियोनार्दो दा विंची व्यक्ति को याद करेगा। तो ये देखिए, जो चित्रकारों के लिए जो नमूने के तौर के ऊपर प्राचीन जो है कृतियां नहीं थी, लेकिन मूर्तिकारों की तरह उन्होंने यथार्थ चित्र बनाने की कोशिश की। यथार्थ चित्र का मतलब होता है वास्तविक में जीता जागता चित्र जो है दिखाई दे। और वो उसके लिए उसने किसकी सहायता ली? गणित की सहायता ली। किसकी सहायता ली? गणित की। और गणित में भी किसकी सहायता ली? रेखा चित्र की। ये देखिए, रेखाओं के आधार पर जो चित्र बनाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? रेखा चित्र बोला जाता है। जैसे कि हमने कोण बना दिया, ये रेखा चित्र है। हमने मैथ के अंदर इसका बहुत यूटिलाइजेशन किया है। तो यहाँ के जो कलाकार थे उन्होंने पहली बार जो है इन रेखा चित्रों का क्या किया? जो मैथ के अंदर जो रेखा चित्र आते उनका जो है निर्माण, उपयोग उन्होंने किसके लिए किया था? अपने चित्रों को बनाने के लिए किया था, ज्योमेट्री जिसको बोला जाता है। इसके अलावा जो दूसरी जो चीज़ थी, जो ज्योमेट्री के बाद में दूसरा जो महत्वपूर्ण जो उपयोग किया गया था वो था तेल। और तेल का इस्तेमाल किसको बनाने के लिए किया गया था? चित्रों को। इसलिए इनको क्या बोला गया था? तेल चित्र बोला गया। क्या बोला गया था? तेल चित्र। इसके करने से क्या होता था? आजकल भी आपने देखा होगा कि बच्चे कहते हैं कि हमें ऑयल कलर चाहिए। बच्चे आजकल जब पेंटिंग्स बनाते हैं तो कौन सा कलर मांगते हैं? ऑयल कलर मांगते हैं ना। ऑयल कलर का मतलब क्या है? तेल, और कलर का मतलब रंग। तो तेलीय जो रंग होते थे उससे क्या होता था? जो हमारा जो चित्र है उसको चटकता मिलती थी, चमकने लग जाता था वो। तो लेप चित्र भी बोला जाता था इनको उस समय। इसके अलावा जो प्रकाश का जो गुण बदलता है उससे 3 आयामी जो है चित्र बनने शुरू हो गए। 3 डायमेंशनल जिनको बोला जाता है, 3 आयामी, जिसकी एक निर्धारित ऊंचाई, लंबाई और क्या होती है? चौड़ाई होती है। उस प्रकार के जो है चित्रों के निर्माण में भी जो है सहायता यहां पर मिली। ये देखिए, लेप जो चित्र के लिए तेल के एक माध्यम के रूप में प्रयोग ने चित्रों को पूर्व की तुलना में अधिक रंगीन और क्या बना दिया? चटक बना दिया। उनके अनेक चित्रों में दिखाए गए वस्त्रों के डिजाइन, रंग संयोजन में चीनी और फारसी चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है, जो उनको कहां से मिली थी? मंगोलों से मिली थी। इसी तरह शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतालवी कला को एक क्या दिया? नया रूप दिया। और इसी रूप को क्या बोला गया था? यथार्थवाद। देखो, यही शब्द आ रहा है यहाँ, रिलीजम। रिलीजम का मतलब क्या होता है? वास्तविकता। हम कई बार कहते हैं क्या ये रियलिटी है? रियलिटी का मतलब क्या है? वास्तविकता है, काल्पनिक तो ये नहीं है। तो यथार्थवाद की ये जो परंपरा है ये कब तक चलती रही? 19वीं शताब्दी तक चलती रही, और कलाकारों ने इसका क्या किया? उपयोग किया। नेक्स्ट हमारे जो पास पॉइंट आता है वो आता है वास्तुकला, और इसके बारे में हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे।